वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम जो है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। इस चैनल पर आपको +1 क्लास और +2 क्लास की मैथ की सब्जेक्टिव क्लासेस कराई जाती है सब्जेक्टिव मेथड से, जो आपका सब्जेक्टिव तरीके से आपको +1 या +2 में पेपर करना होता है। उसी के साथ साथ आपको हमारे चैनल पर एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एचएसएससी या आरआरबी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी कराई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव तरीके से हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो उस समय आपको कम से कम टाइम में किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए में 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट टाइम मिलता है, मतलब 1 क्वेश्चन पर मिनट। सेम इंडियन एयरफोर्स में भी क्या होता है, 1 क्वेश्चन पर मिनट। इसी प्रकार नेवी में भी 1 क्वेश्चन पर मिनट। और एसएससी सीएचएसएल में तो इससे भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, 40 सेकंड भी नहीं कह सकते, कितने होंगे अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड पर क्वेश्चन। 30 सेकंड लगा लो या 40 सेकंड पर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमको टाइम मिलता है। तो आप वहां पर क्वेश्चन को किस प्रकार जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करेंगे कि आपका आंसर कम से कम टाइम में आए, 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब दे सके। इस प्रकार से आपको हमारे चैनल पर ट्रिक्स बताई जाती है कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले आपको मैं बता भी चुका हूं कि किसी भी कंपटीशन में फाइट करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स याद होने चाहिए, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आने चाहिए। तो बेसिक के लिए तो आप +1 +2 क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट्स आप जब +1 +2 क्लास की वीडियो देखोगे तो मैं उन वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको कौन से रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिक्स के लिए आपको मैंने बहुत सारी वीडियो करवाई है, ट्रिग्नोमेट्री पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, लॉगरिथम पर, अलजेब्रा पर। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो मैंने बनाई है, हाउ टू यूज ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स इन कंपटीशन एग्जाम, हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अब हम हमारा जो रोजाना का काम है मॉक टेस्ट 20 शुरू करेंगे। जैसा कि हम रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं, तो आज जिस मॉक टेस्ट का नंबर है वो है मॉक टेस्ट 20। ये मॉक टेस्ट 20 एयरफोर्स वाई ग्रुप को देखते हुए बनाया जाता है, या डीआरडीओ, एमटीएस, एचएसएससी, आरआरबी, एसएससी, सीएचएसएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम एक मॉक टेस्ट और भी करते हैं जो एनडीए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयार किया जाता है, और फिर उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, जो भी आप मेरे पास सॉल्यूशन भेजते हो आंसर की, उसकी मैं डालता हूं, उसके बाद आपके मार्क्स बताए जाते हैं, फिर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन देता हूं। तो आज मॉक टेस्ट 20 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम मॉक टेस्ट 20 का मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैथ के पोर्शन से मॉक टेस्ट 20 से हम पहले जो क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या करना है कि सीरीज दी है, इसके 2 n पदों का योग निकालना है। तो सीरीज का मैं पहले बता चुका हूं, n को मैं क्या मानता हूं 1, n को मैं क्या मानता हूं 1, क्या मानता हूं भाई 1। ठीक है, तो जब मैं n को 1 मानता हूं तो 2n क्या होगा 2। तो s क्या होगा s2n, s2 मतलब 2 टर्मों का जो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करिए, n को 1 पुट करता हूं तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट है।
2 और 1 3, ये भी -3 दे रहा है और ये भी -3 दे रहा है। 2 ऑप्शन बनते हैं, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बी या डी में से एक है। तो जब n का मान 1 पुट करने से 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो आप n के मान को चेंज कर दे। क्या करें? चेंज कर दे। 2 4, ठीक है। इट मीन्स 4 टर्मों का सम। कितने टर्मों का? 4 का। 1 -4 + 9 -16 -10। अब देखो n को 2 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन 10 दे रहा है माइनस का। तो -2 पुट करें, -4, 2 दूनी 4 बजे 20, तो ये तो दे रहा है 20, तो ऑप्शन बी कैंसिल। -2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो -10, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। जब मैं n को 2 मानता हूं तो 2n हो गया 4, S4 मतलब 4 टर्मों का जोड़, -10, n को ऑप्शन में 2 पुट करता हूं तो बी ऑप्शन -10 देता है, तो बिल्कुल सही है। जब हमने 1 पुट किया तो ए और सी ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, या तो बी था या डी था। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं n से, तो हम n को चेंज कर लेते हैं। जब n का मान 1 लिया तो बी और डी दोनों बन रहे थे, फिर हमने n को क्या लिया? 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर हम इसको सीरीज के मेथड से करते, सब्जेक्टिव रूल से, तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होता। तो हम केवल ट्रिक्स का यूज करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ n या b या c, जो भी पुटिंग का मेथड था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मॉक टेस्ट है 20 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सी गलतियां थी। यहाँ पे जो 18 है इसकी जगह क्या होना चाहिए था? 81, तो ये हमारा आंसर मैच होता। और ये 27 की पावर 15 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? 1.5। क्या होना चाहिए था? 1.5। तो अब देखो किस प्रकार सोल्व करते। 81 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 4, फिर 0.5 है। गुणा में इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2, गुणा में 0.5 है। फिर 27 को लिख सकता हूं 3 की 3, गुणा में 1.5 है। बाद में इसको लिख सकता हूं 3 की 5, गुणा में 0.5 है। ठीक है, देखो 3 की कितनी होगी? 5 हो गए 20, तो कंप्लीट। ठीक है, 3 की कितनी होगी? 2 5 10, 1 कंप्लीट। 3 की कितनी होगी भाई? 4.5, 4.5 होगी। 3 कम 3 और 1 4, 4.5, 15 की 45। हाँ, और यहाँ पे 3 की कितनी होगी? 5 25, 2.5। अब देखो पहले होगा भाग बोर्ड मास रूल से, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो 3 की कितनी होगी? 3, गुणा में जब भाग में हो तो पावर घट जाती है और मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है। 3 की 3 और ये बच गया 3 की 2, 3 की 5 हो गया, आंसर आ गया 243। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करें, क्या आ गया आंसर? 243। ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, 243 आपका आंसर आता है या नहीं आता है, एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, तो 243 ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक है भाई कोई। यहाँ पे क्या था? 0.25, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? 0.25। यहाँ पे मिस्टेक कर दी, तो 25 चौके 100, ये कितनी होनी चाहिए? 1। 2 5 10, 1, 5 3 15, 4.5, 5 25, 2.5, तो 1 और 1 2 होगी। यहाँ पर भी 2 होगी। यहाँ पर क्या होगी? 4 और 3 की 4 81। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से हमने क्या ले लिया था? 0.25 की जगह 0.50, तब हमारा क्या रहा था? 243। तो ऑप्शन अब बनता है 81, जो भी है, बी या सी या जो भी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है जब मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है समझाते वक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं हैं, उनका HCF 12 है। तो HCF का मतलब होता है उनका कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होता है तो दोनों संख्याएं 12 से विभाजित होगी, तो मैं मान लेता हूं 12x और 12y।
दोनों संख्याएं मैंने मान ली 12x और 12y, ठीक है। अब उनका एलसीएम क्या होगा, 12 कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर xy, दे कितना रखा है 2448, x इंटू वाई 12 दूनी 24, 12 चौके 48, ठीक है। अब देखो अंतर जो है, अंतर को क्या दिया गया है 60, तो x घटा y 5। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे और x y को फाइंड आउट करेंगे। x y क्या होगा, अंडर x घटा y का स्क्वायर जमा 2xy, ठीक है। तो x घटा y कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 408। एक बार जरूर चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 12 पंजे 60, x घटा y 5, हमें फाइंड आउट करना है x जमा y, तो x घटा y का होल स्क्वायर जमा 2xy, ठीक है। सॉरी मिस्टेक है, क्या होगा x जमा y का होल स्क्वायर, x घटा y का होल स्क्वायर जमा 4xy, तो x घटा y क्या होगा अंडर द रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 816 बन सकता है, कितना आ गया 841, और कितने का होगा 29 का, ये रूल यूज होगा अलजेब्रा का, आप ध्यान रखें। x जमा y आ गया, क्या आ गया x जमा y, पूछा क्या गया है योग, तो योग क्या होगा 12x जमा 12y, 12 कॉमन x जमा y, और x जमा y है 29, तो 12 गुणा 29, 12 में 108, 12 दूनी 24 और 10 34, 348 आपका आंसर आता है। ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें, आपका आंसर आता है 348। ऑप्शन जो भी है एक बार देख सकते हैं। दोनों संख्या मैंने 12x 12y, क्योंकि एचसीएफ क्या है 12, एलसीएम क्या होगा कॉमन फैक्टर 12 नॉन कॉमन xy, एलसीएम दिया गया 24 48, कैंसिल होने पर xy 204, डिफरेंस है 60, तो 12x घटा 12y बराबर 60x घटा y 5। अब यहाँ पर अलजेब्रा का यूज करता हूँ, x जमा y का होल स्क्वायर x घटा y का स्क्वायर प्लस 4xy, वैल्यू पुट करने पर x जमा y 29, योग फाइंड आउट करना है, तो दोनों संख्याएं 12x और 12y का योग 12 into x जमा y 29 है, तो आंसर आता है 348। ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है रूट 147, क्या दिया गया है रूट 147 माइनस 1/4 रूट 48 माइनस रूट 75 सोल्व करना है। लिख सकता हूँ 49 3 347, 16 3 48 लिख सकता हूँ, 75 को लिख सकता हूँ 25 3 75, ये क्या होगा 7 बार 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का स्क्वायर रूट 4 बार और 25 का 5 बार, 16 का 4 बार, ठीक है। 7 रूट 3 माइनस 5 और 1 6 रूट 3, तो रूट 3 आ गया, रूट 3 का मान 1.732। ऑप्शन आप जरूर मैच करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 4 अलग अलग मिश्रण हैं, 4 अलग अलग मिश्रण हैं, उनमें मिल्क और वाटर दूध और पानी का अनुपात 1:2, दूसरे में 2:3, तीसरे में 3:2 और चौथे में 7:8। ये दिया गया है, कहता है कि सभी को मिला दिया जाए सेम अमाउंट में और एक नया मिश्रण तैयार किया जाए। नया मिश्रण, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देखो कैसे करिए। दूध का कुल भाग निकालेंगे, पहले दूध का भाग 1 टोटल 3, 2 टोटल 2 3 5, 3 टोटल 3 2 5, 7 टोटल 7 8 15, ठीक है। रेशियो पानी का
2/3, 3/5, 2/5, 8/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 15, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7। रेशियो 15, एलसीएम हो गया 10, 9, 6, 8। अब देखो 5 और 6 11, 9, 20, 7, 27/15। रेशियो 19 से 25, 8, 33/15। 15 से 15 कैंसिल, 3 इंच 27, 11 3 33। तो नए मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा? 9:11। बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन था। दूध का भाग 1:2 है तो 1/3, 2/5, 3/5, 7/15। मतलब 1/टोटल, 2/टोटल, 3/टोटल, 7/टोटल। इसी प्रकार पानी का दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया। कितना आता है? 9:11। ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें, जो भी आपका ऑप्शन मैच होता है। देखो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स, आरआरबी, एचएसएससी और एसएससी, सीएचएसएल सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि कहता है कि प्रॉफिट जो होता है किसी वस्तु को बेचने पर 20% होता है। कितना होता है? 20%। किसी वस्तु को बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है? 20%। इफ सेलिंग प्राइस जो है वो 10% कम होता, इफ सेलिंग प्राइस 10% लेस एंड कॉस्ट प्राइस 10% कम होता एंड सेलिंग प्राइस 105 रुपीज मोर। अगर विक्रय मूल्य 105 रुपए ज्यादा होता, देन प्रॉफिट कितना है? 35%। तो लाभ कितना होता? 35%। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस। क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। अब देखो ऑप्शन से करेंगे, वैसे करेंगे तो एक्स वगैरह मान के होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हम 7000 को लेते हैं। मैंने सेलिंग प्राइस 7000 रुपए मान ली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 7000 मान ली, तो सेलिंग प्राइस 7000 गुना में 120/100, 12 7 8400 रुपये होगी। कितनी होगी? 8400। न्यू सेलिंग प्राइस, सॉरी न्यू कॉस्ट प्राइस कितना कहता है? 10% कम होता तो 90% होता भाई। 10% कम कह रहा है तो 6300 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितनी होती? 105 रुपये ज्यादा, 8505 रुपये। बिल्कुल इजी। ठीक है, तो अब देखो जो प्रॉफिट है वो कितना है? 8505 में से 6300 रुपये घटाओ तो कितने होंगे? 2205 और अपॉन 8505, सॉरी कॉस्ट प्राइस 6300 रुपये इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 21, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, 21 3 63, 21 5 105, वही 35% आ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 7000 रुपये ही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन। देखो हमने क्या माना? कॉस्ट प्राइस 7000 रुपये मान लिया, जो हमें फाइंड आउट करना था। कहता है कि लाभ 20% होता है तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 8400 रुपये। अब कहता है कि यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो 10% 90% होता, मतलब क्रय मूल्य 6300 रुपये होता और विक्रय मूल्य 105 रुपये ज्यादा होता तो 8400 प्लस 105 8505, तो प्रॉफिट जो 35% होगा। तो चेक करते हैं यहाँ से प्रॉफिट कितना है? 2205 रुपये बटे कॉस्ट प्राइस 6300 रुपये इंटू 100, 35% ही आता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इफ सेलिंग प्राइस तो है 144 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, एक बार चेक करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, जो भी आपका एक बार देखें। सेलिंग प्राइस कितना है 144 रुपये, कितना है 144 रुपये। लॉस जो है हानि है वो क्या है, हानि जो है वो क्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस की 1/7 है। कितनी है 1/7, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस 168 रुपीज होता है, यदि वस्तु को 168 रुपए में बेचा जाता तो लॉस प्रॉफिट बताओ, क्या बताना है, लॉस या प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य को मान लेता हूँ x रुपए, क्या मान लेता हूँ x रुपए, तो लॉस हो जाता है x/7 रुपए। कितना हो जाता है x/7 रुपए। अब देखो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 144 बराबर है x माइनस x/7, 144 बराबर है 6x/7 और x बराबर 144/6 गुणा 7, 6 कम 6, सॉरी 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24, 168 रुपए। तो जो आपका सेलिंग प्राइस आता है वो 168 रुपए। अब देखो क्या कहता है कि अगर विक्रय मूल्य 168 हो तो लॉस प्रॉफिट कितना होगा 0 रुपए में, लाभ होगा न हानि होगी। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर हानि क्रय मूल्य का 1/7 भाग होती है। तो क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने मान लिया x रुपए, तो हानि होगी x/7। हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ से जो x का मान है वो क्या आ गया क्रय मूल्य। अब नया विक्रय मूल्य 168 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 168 रुपए, तो लाभ क्या होगा 0 या हानि भी कह सकते हैं 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है जो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि 10 किलोग्राम राइस है, कितने भाई 10 किलोग्राम राइस किस रेट से है, 10 केजी राइस 10 रुपीज पर केजी, और उनमें x केजी राइस मिला दिए किस रेट के 15 रुपीज पर केजी। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई 10 दाएं 100, 10 केजी तो हो गए 100 रुपए के, और ये x केजी हो गए 15x, ठीक है। अब कहता है कि इनको मिक्स करके मिला के, देखो एक तो है 10 केजी और एक x केजी, 10 + x 14 रुपए के भाव से बेच दिया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो अब जो लाभ होता है वो कितना है 5%, लाभ कितना है 5%। तो लाभ देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 100/100, क्योंकि 5% प्रॉफिट है तो 105/100 कैंसिल आउट करो, 21 20, ठीक है 21 20। अब 20 को आप इस साइड ले आओ, यहाँ पे एक बार और कैंसिल कर लो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 20 + x बराबर है 100 में से 5 में कॉमन ले लेता हूँ, 20 + x गुणा 3/20, 4
5 चौके 20, 4 ले आता हूँ 80 प्लस 4x बराबर 60 प्लस 3x, 3x बराबर सॉरी x बराबर क्या आ गया 20। तो 20 kg आ गए भाई। कितने चावल थे 20 kg। देखो एक तो चावल है 10 kg 10 रुपए पर किलोग्राम, एक चावल मान लिया हमने x kg 15 रुपए पर किलोग्राम। दोनों को मिक्स किया जाता है तो दोनों कितने रुपए में खरीदे गए, ये 10 kg थे 10 के भाव से तो 10 डाले 100, x kg थे 15 के भाव से तो 15x। अब कहता है कि 14 के भाव से बेच दिया मिलाकर तो 10 प्लस x गुणा में 14, और प्रॉफिट कितना है टोटल पर 5%। तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ बटे 100। यहां से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 20 किलोग्राम। जो दूसरी किस्म के चावल थे वो कितने थे 20 किलोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 20 से और हमारे मैथ के पार्ट से वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम मैथ पोर्शन के कर चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ये आयत है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है रेक्टेंगल, ठीक है। क्या किया गया है टर्न अलोंग लेंथ कन्वर्ट इनटू सिलेंडर, लेंथ के अलोंग इसको घुमाकर किसमें कन्वर्ट किया जाता है सिलेंडर में। आयत को लंबाई के अनुदिश घुमाकर बेलन में बदलने पर देखो जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ऊंचाई तो क्या होगी बेलन की, बेलन या सिलेंडर बोलते हैं हम इंग्लिश में, सिलेंडर में कन्वर्ट किया है तो ऊंचाई जो होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है लंबाई तो क्या हो जाएगी ऊंचाई, और जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी परिधि, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी परिधि, क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। यहां से आर निकालेंगे, बाईस 7/2। अब बताना था वॉल्यूम आयतन, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है 22/7, आर यानी 7/2, और एच कितना आ चुका है 24, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 6 के 24, 22 6 के 132 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 और 7 और 2 924 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट 20 में आपको दिया गया था, तो मॉक टेस्ट 20 में टोटल 30 क्वेश्चन जो हैं उनमें से आज केवल 9 क्वेश्चन किसके थे मैथ पोर्शन के, ठीक है। अब हम चलेंगे रीजनिंग पोर्शन पर। किस पर चलेंगे रीजनिंग पोर्शन पर। तो रीजनिंग पोर्शन के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ये आकृति दी गई है, इसमें हमें रेक्टेंगल बतानी है कितनी है, आयत कितनी है। तो देखो सिंपली पता चलता है, पहले तो मान लो ये आयत, क्या नाम देते हैं हमने, मैंने बी के वर्टिसेस को नाम दे दिया, तो ये तो होगी ACEF, ठीक है। नाम लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे ही काउंट कर लोगे तो जल्दी हो जाएगी। एक ही होगी ENFO, जल्दी बताता हूँ, ENFO। एक फिर होगी CDOG, फिर एक होगी DPGH, DBGH, फिर होगी NICG, IOJK,
उसके बाद OLHM, OLHM, और इसके बाद LKMD, LKMD। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपली होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 तो होगी भाई सिंपल। अब थोड़ी ही बड़ी बनाते हैं, ये पूरी मानते हैं। कौन सी? ACON, ACON। इसी प्रकार ये पूरी मानते हैं CBOH, CBOH। इसी प्रकार ये पूरी मानते हैं NOCK, NOCK। ये सभी क्या हैं? स्मॉल पार्ट, ठीक है। ये मीडियम पार्ट, क्या करेंगे? मीडियम पार्ट। ये बड़ी मानी, ये बड़ी मानी, ये बड़ी मानी और ये बड़ी मानी। OHKB, NOCK होगी OHKB, होगी भाई 12, OHKB। लार्ज पार्ट, जो लार्ज होगी, कंप्लीट मान लेते हैं ABNH, ABNH। नीचे वाले कंप्लीट NHCD। इसी प्रकार ये कंप्लीट AC, 2 बार नाम है भाई, ये 2 बार नाम। CD नाम मतलब C डैश कर दो, डैश कर दो, यहाँ पर C डैश D डैश OG, C डैश D डैश कर दो, ठीक है। अगर मिस्टेक लगेगी तो C डैश, CBOH, CBOH, तो यहाँ पर डैश करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, 2 बार नाम लिख दिया ना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। DBGH, DBGH, D डैश करो, C डैश, NICG, NICG, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 बड़ी जो लिख रहे हैं, वो ये बड़ी, ये बड़ी और ये बड़ी, A C डैश और K, और फिर ये बड़ी C डैश D K D, ठीक है। तो 8 4 12 और 4 16, ठीक है। पहले सबसे छोटी काउंट की तो 8, फिर उससे बड़ी काउंट की तो 4, फिर जो सबसे बड़ी काउंट की वो 4, तो टोटल कितनी होगी? 16। कितनी रेक्टेंगल होगी? 16। पहले क्या करेंगे? हम नाम दे देंगे वर्टिसेस को, उसके बाद काउंट करेंगे। थोड़ा लेंथी है, लेकिन जब मैं आपको प्रत्येक ट्रायंगल का नाम लिख के बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद सो आउट करोगे तो हर स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, माइंड में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, एक परिवार में एक तो है पिता, क्वेश्चन नंबर 2, एक तो पिता, एक माँ, ठीक है। उनके 3 पुत्र हैं, वो विवाहित है। 3 पुत्र वो विवाहित है, तो 3 उनकी पत्नियां, ठीक है। एक पुत्री अविवाहित है। अब जो 3 पुत्र हैं उनमें से 2 तो पुत्रियां होंगी, 2 पुत्री 2 पुत्री, 2 की। अब तीनों में से एक एक का पुत्र है, एक पुत्र, एक पुत्र, एक पुत्र, ठीक है। ये दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि महिलाएं कितनी हैं, तो 1 और 3 4 और 4 8 और 1 ये 9, तो कितनी महिलाएं हैं? 9 महिलाएं हैं। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये फिगर दिया गया है वेन डायग्राम टाइप का। इसमें कहता है कि त्रिभुज को लड़कियां से दर्शाया जाता है, सर्कल बलिष्ठ को बताता है और आयत लड़के, और जो वर्ग है वो अनुशासित। तो कहता है बलिष्ठ, बलिष्ठ का कोण है सर्कल,
वह अनुशासित, अनुशासित का कौन है ये, तो यहाँ पर केवल 2 के चांस बनते हैं और लड़के, तो बलिष्ठ अनुशासित लड़के 2 जो है वो तीनों में है, तो आंसर क्या होगा 2। इस प्रकार से आपका रीजनिंग पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे जीके पोर्शन के क्वेश्चन। तो आगे देखिए, जो हमारा जीके का पोर्शन है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वो किसके संविधान से लिया गया है, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारा जो मूल अधिकार है वो लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कब हटाया गया? 1979 में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1979 में संपत्ति का अधिकार सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे कानूनी अधिकार में रखा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा, ये पूछा गया था कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो संविधान के 93 के अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सदस्य ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। ये एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन था सौरमंडल का भाग नहीं है, तो तारे सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके उपग्रह कितने हैं? 30। तो ऑप्शन जो थे उसके अनुसार सबसे अधिक उपग्रह पूछे गए थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शनि ग्रह के हैं। वैसे सबसे अधिक ग्रह किसके हैं? मेरे हिसाब से तो बृहस्पति के होने चाहिए, और बृहस्पति के कितने हैं? 67। सबसे अधिक किसके हैं? बृहस्पति के। अच्छा, इसी के साथ एक बात दी गई है कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है टिटोन, उसका आकार बुध ग्रह के बराबर है, सबसे बड़ा उपग्रह वो बताया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है नोबल गैस में नहीं आती, तो नोबल गैस में ये गैसें आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। किस तरह याद करेंगे? हेमा ने अर्जुन कर्ण का एक्सरे किया, इस लाइन से आप इसको याद कर सकते हैं। हेमा ने अर्जुन कर्ण का को एक बार रिप्लेस करें, एक्सरे किया। ठीक है, तो हेमा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे साइंस में, तो उसमें ये बातें सभी नोबल गैसेज, पी ब्लॉक एलिमेंट और हैलोजन एटम सभी बताए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग का स्थित है लखनऊ में। इसके बाद है महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, कितनी है? 1,65,000 किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश का, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश का। सड़कों का सबसे अधिक घनत्व पंजाब में, सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहां पर है? पंजाब राज्य में। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 22 को हम बाद में करेंगे। उगता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? जापान को। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को, और बिजली गड़गड़ाहट का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। क्वेश्चन नंबर 24 था कालिदास की रचना है, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास की कुछ और रचनाएं हैं मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये सभी किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। एक पुस्तक या एक रचना का क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जरूर पूछा जाता है, तो पुस्तकें व उनके लेखक, रचनाएं एवं उनके लेखक आप जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा। और रामायण किसके द्वारा है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो इस प्रकार हमने 13 से 25 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के 5 या 6 क्वेश्चन जीके पोर्शन के बाकी हैं, अभी वो हमें करेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद करें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, सभी किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जहां से हमने इनको उठाया है। आगे करेंगे अब जो बाकी क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसमें क्या पूछा गया था कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जितने भी दिवस हैं वो बता देता हूँ, जितने भी मुझे याद हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में ज्यादातर पूछा जाता है या किसी और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व महिला दिवस 8 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, शहीद दिवस 30 जनवरी, डाक दिवस 9 अक्टूबर, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसके बाद वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, तीनों इंपॉर्टेंट है। झंडा दिवस 7 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस 24 अक्टूबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, संगीत दिवस 1 मई, बाल दिवस 14 नवंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, और एक और है गणित दिवस। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। इसी प्रकार बहुत से दिवस हैं, तो ये जो दिवस है ये इस पर जैसे कोई भी दिवस पूछ लिया आपको, जैसे इस पेपर में पूछा गया था विश्व साक्षरता दिवस, तो 8 सितंबर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये दिवस आप जरूर याद करें, और आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब भी लगातार करते रहें। आगे देखिए, जो जीके पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का 1336 में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की। विजयनगर की राजधानी क्या थी? एमपी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंड तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो एमपी नदी उसकी राजधानी थी। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, राजधानी पूछी गई थी इसमें। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर है और जो उड़ीसा में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है जो अमेरिका में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बागड़ा बांध जो सतलुज नदी पर है और जो पंजाब में है। अगला था, हाइड्रोजन की खोज किसने की? एच कैवेडिस के द्वारा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद स्थान पर पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और बंगाल नवाब के कमांडर कौन थे? मीर जाफर, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। तो इस प्रकार जीके का क्वेश्चन 26, 27, 29, 30 होता है। अब हमारा क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब। आगे देखिए, जीके पोर्शन में क्वेश्चन नंबर जो 28 था वो विटामिन से पूछा गया था। क्या कहा गया था? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसी के साथ साथ हम
विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से, दूध से, अंडा खाने से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जिसमें हमारी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ए किससे प्राप्त होती है? गाजर, दूध, अंडा, फल। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत क्या है? जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, आंवला, नींबू, संतरा, उनसे विटामिन सी की पूर्ति होती है। और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाले रोग सकरवी या मसूड़ों का फूलना। विटामिन ई के स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल। इसकी कमी से बांझपन रोग होता है, मतलब जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जी, दूध इसके मुख्य स्रोत है। फिलोकमिनोस इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन बी1 मूंगफली, आलू, सब्जियों से विटामिन बी1 की पूर्ति होती है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। फिर है बी2 अंडा, दूध, हरी सब्जी खाने से इसकी पूर्ति होती है। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है किसका? बी2 का। त्वचा का फटना, आंखों का रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से। फिर है बी6 इसका नाम रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से त्वचा रोग और एनीमिया रोग होता है। लगभग स्रोत तो सेम वही है, केवल विटामिन सी में अलग है, डी में अलग है थोड़ा। ठीक है, आगे है बी7 ईस्ट, गेहूं और अंडे खाने से इसकी पूर्ति होती है। बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। बालों का गिरना और चर्म रोग इसकी कमी से होने वाले रोग है। विटामिन बी3 पैंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है। पैरों में जलन होना, बाल सफेद होना, इसकी कमी से होने वाले रोग है। इसके बाद बी5 निकोटिनेमाइड, क्या नाम है? रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से मासिक विकार नामक रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग। ठीक है। विटामिन बी12 मांस, कलेजी व दूध खाने से इसकी कमी दूर होती है, इसकी पूर्ति होती है। साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। एनीमिया और पांडु रोग इसकी कमी से होता है। ये जो टॉपिक है विटामिन एवं रासायनिक, उनके रासायनिक नाम, इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप या एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट 20 का हमारा जीके पोर्शन कंप्लीट होता है। और इससे पहले हम मैथ का रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इस मॉक टेस्ट में हमने मैथ के लगभग 9 या 10 क्वेश्चन किए, 3 या 4 हमने रीजनिंग के क्वेश्चन किए। बाकी जितने भी 17 या 18 क्वेश्चन थे वो जीके पोर्शन के किए। ठीक है, तो आज हमने जो भी मैथ पोर्शन जीके पोर्शन में किया या रीजनिंग में किया, वो सभी क्वेश्चन मैथ के या रीजनिंग के या जीके के किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम से लिए गए थे। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार मॉक टेस्ट 21 में भी हमारे अप्रोक्सीमेट 12 क्वेश्चन तो मैथ के होंगे, 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन है 13 या 14 वो किसके होंगे? जीके के। तो लगातार आप मॉक टेस्ट करते रहे, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और वीडियो लगातार देखते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। यदि आपको वीडियो से कुछ लाभ होता है, आपकी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, आपको लगता है कि हमें वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 21 में। थैंक यू।